हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। और उसमें आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो साधारण शब्दों में बताया जाए तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हड़प्पा सभ्यता। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसमें पहला देखते हैं, पैराग्राफ में पहले में क्या दिया गया है। हड़प्पा की कहानी बताई गई है। देखते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो 150 साल पहले जब पंजाब उस समय का भारत संयुक्त था, भारत पाकिस्तान एक ही था, तो पंजाब उस समय पाकिस्तान में जो पड़ता था। तो पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला था, जो आधुनिक पाकिस्तान में आज है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और लगभग 80 साल पहले जब पुरातत्वविदों ने और खोज की तब हमें ये पता चला कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें से ये सबसे पुराने शहरों में से एक है। कौन? हड़प्पा। और हड़प्पा से संबंधित और पूरा स्थल जो है, चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो चूँकि हड़प्पा जो नगर था उसमें सबसे पहली खोज किस नगर की हुई थी? हड़प्पा नगर की हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या दिया गया? हड़प्पा सभ्यता ही कहा गया। ध्यान रखिएगा, इसका नाम दो है मुख्यतः, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो चूँकि अधिकांश जो ये सभ्यता थी उसके अधिकांश नगर सिंधु नदी या उसकी सहायक नदी के किनारे बसे थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि पहला जो स्थल खोजा गया वो हड़प्पा नगर ही था, तो हड़प्पा नगर के ही नाम पे हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ है। इसको नोट कर लीजिएगा, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आगे देखते हैं, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया। ध्यान रखिएगा, इनमें से अधिकांश को दो हिस्सों में बांटा गया था, पूर्वी पश्चिमी। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा नगर था जिसे 3 भागों में बांटा गया था। ध्यान रखिएगा, धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था, इंपॉर्टेंट है। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग दो अधिकांश होते थे। धौलावीरा में मध्य भाग भी था। पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे होता था। पूर्वी भाग बड़ा होता था लेकिन निचले इलाकों में होता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। ध्यान रखिएगा, जो ऊंचाई वाले भाग था उसको पुरातत्वविदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा है। और निचले हिस्से को क्या कहा है? निचला नगर कहा है। ध्यान रखिएगा, नगर दुर्ग किसे कहा गया? ऊंचाई वाले पश्चिमी हिस्से को कहा गया है, और पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पकी ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। ध्यान रखिएगा, ईंटें इतनी अच्छी पकी होती थी कि हज़ारों साल बाद भी जब इसकी खोज की गई तो दीवारें इसकी खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवार खूब मजबूत हो। तो जो दीवार की चिनाई होती थी वो भी मजबूती से हो, इस प्रकार की चिनाई की जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार कहा गया। ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न बनता है कि महान स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो वो मोहनजोदाड़ो में। ध्यान रखिएगा, महान स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदाड़ो में मिला है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्तर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं कि महान स्नानागार कहाँ है, तो मोहनजोदाड़ो में ही मिला था इसका साक्ष्य। और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए, मतलब मिट्टी भी ना आए पानी के साथ, क्या किया गया था? प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा दी गई थी जिससे पानी का रिसाव रुक जाए। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई थी। ध्यान रखिएगा, उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, और इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि कोई विशेष अवसर होता था जिसमें बहुत से लोगों की आवश्यकता होती थी, मतलब जैसे कि यज्ञ आदि हो गया, तो उसमें विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे।
आगे देखते हैं। आगे कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड भी मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो नगर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों में से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग से चित्र बने थे, पत्थर के बाट मिले हैं, मुहरें मिली हैं, मन के बहुत मात्रा में मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं। ध्यान रखिएगा, इतनी भी चीज़ें मिली हैं। अब देखते हैं भवन, नाले और सड़कें कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की भवनें, नाले और सड़कें कैसी थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। ध्यान रखिएगा, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 मंजिले होते थे, कभी कभी 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मतलब कैसे घर बनते थे? ऐसे घर बनते थे कि इधर ऐसे गेट, यहाँ गेट हो जाता था ये, और इधर कमरे, इधर कमरे, इधर कमरे, ये आंगन होता था। मतलब ऐसे घर बनाए जाते थे कि बीच में आंगन और चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर भी होता था। अधिकांश घरों में स्नान घर अलग अलग होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो जो वरिष्ठ लोग होते थे उनके घरों में कुएं भी होते थे, पर्सनल कुएं होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ध्यान रखिएगा, ढके हुए नाले कई जगह प्राप्त हुए हैं। इन्हें सावधानियों से सीधी लाइन में बनाया जाता था। जो नाले होते थे उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, और हर नाली में हल्की ढलान मतलब एक स्लोप होती थी ताकि नाली का पानी कहीं रुके ना और आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती। ध्यान रखिएगा, जो नाली का निकास था उसकी व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। देख लीजिए ना, इसमें क्या बताया गया। नालियाँ, पहली बात तो सीधी लाइन बनाई जाती थी, हल्की ढलान होती थी जिससे पानी निकल जाए। घरों की नालियाँ सड़कों से जोड़ी जाती थी, और सड़क के बाद क्या होता था, ये नालियाँ बड़े नालों में मिल जाती थी। नाले ढके भी होते थे, जिसके कारण जगह जगह पे मेन होल भी बनाए गए थे। ध्यान रखिएगा, नाले ढके हुए थे, साफ़ सफाई करने के लिए, देखभाल करने के लिए मेन होल भी बनाए गए थे। आगे देखते हैं, नगरीय जीवन देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर को खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी लोग रहते थे पश्चिमी टीले में जो नगर को खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, जो संभवतः यहाँ के शासक थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। ध्यान रखिएगा, लिपिक का काम क्या होता है, लिखने का। तो ये मुहरों पर लिखते थे, हो सकता है अन्य चीज़ें पर ही लिखते हों, लेकिन उसके साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि उसके साक्ष्य है नहीं, हो सकता है कि मिट गए हों। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार भी रहते थे जो चीज़ों बनाते थे, और ये स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। ये अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। और ये क्या करते थे, अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने जिनमें बच्चे खेलते होंगे। तो इसमें विभिन्न चीज़ें बताई गई हैं कि लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, और वहाँ से चीज़ों के आदान प्रदान भी होता था। सुदूर देशों से किस्से कहानियाँ भी लाते थे, मिट्टी के बर्तन में लाते थे, मिट्टी के बने खिलौने भी लाए हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। इन सब चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं, सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा के ऊपर एक कुआं है। तो दोनों फिगर देख लीजिए, ये देखिए, ये सड़कें बनी हैं, उसके आसपास नाले बने हैं, और ये क्या है, ये एक कुआं है, ये मोहनजोदाड़ो का एक कुआं है। ये दोनों फिगर बताया गया है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। तो जो लिपि मिली है सारी, इसमें एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया है कि एक इसमें क्या है कि मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें की जो लिपि मिली है वह हमारे उपमहाद्वीप के लेखन की प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, मतलब इसकी जो भाषा है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है, और इसकी भाषा क्या माना जाता है, भावचित्रात्मक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसकी भाषा भावचित्रात्मक माना जाता है, लेकिन अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। नगर और नए शिल्प देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। ध्यान रखिएगा, ये पत्थर की मोहरें बनाते थे और आयताकार
मुहर होती थी और इस पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ध्यान रखिएगा, काले रंग से डिजाइन किया जाता था और बर्तन लाल रंग के होते थे। आगे देखते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो में भी किसके साक्ष्य मिले हैं? कपास के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कपास के साक्ष्य मिले हैं, तो वो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। और इसमें साक्ष्य कैसे मिले हैं? चांदी के फूलदान में कपास का कुछ टुकड़ा मिला है और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं में कपास के कुछ अवशेष चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी तकलियाँ सूत कताई का भी संकेत देती हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच से बनी तकलियाँ भी हैं जो सूत कताई का भी संकेत देती हैं कि सूत कताई भी होती थी। मोहनजोदाड़ो में मिली एक पुरोहित की मूर्ति, देख लीजिए, एक पुरोहित की मूर्ति भी मिली है। इसे क्या कहा जाता है? इसे लोग कहते हैं कि दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति है। आगे देखते हैं फ्रेंच क्या था। फ्रेंच देखते हैं, अभी ऊपर आया था ना, जो सूत कताई के लिए विख्यात था, इससे सूत कताई की जाती थी। देखते हैं, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंच को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पत्थर और जो शंख होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंच को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। तो फ्रेंच कैसे बनते थे? फ्रेंच बालू या स्फटिक पत्थर को चूर्ण के गोंद में मिला दिया जाता था और उनसे जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनमें से एक फ्रेंच होते थे। इनके रंग क्या होते थे? इस पर चिकनी परत भी चढ़ाई जाती थी और रंग प्रायः नीले या समुद्री हरे होते थे। और इससे चीज़ें क्या बनती थी? मनके बनते थे, चूड़ियाँ बनती थी, बाले और छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। देख लीजिए, फ्रेंच क्या है? ये कृत्रिम होते थे। बालू या स्फटिक पत्थर में चूर्ण के गोंद को मिला के बनाया जाता था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको देख लेते हैं हम। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते होते। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो प्रश्न बनता है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ कहाँ से करते थे? तो राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पॉइंट है। कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन से मिलकर बनता है। टिन का आयात ईरान से होता था और अफगानिस्तान से होता था। सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से होता था। और बहुमूल पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। ध्यान रखिएगा, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तांबे का आयात कहाँ से होता था? राजस्थान और ओमान से होता था। टिन का आयात कहाँ से होता था? ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का कर्नाटक से। और बहुमूल पत्थर कहाँ से आते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं। गुजरात में जो हड़प्पाकालीन नगर है उसको देखते हैं। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। ध्यान रखिएगा, कच्छ का जो इलाका है उसमें खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। तो यहाँ की जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी और पानी स्वच्छ मिलता था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, हर हिस्से के चारों ओर क्या होता कि रक्षा करने के लिए पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी थे और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। ध्यान रखिएगा, इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो खुला मैदान को स्टेडियम कह दिया जाता है। प्रश्न बनता है कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। तो खुला मैदान कहाँ मिला है? धौलावीरा में, जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम जो होते थे वो आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। ध्यान रखिएगा, केवल यही ऐसा स्थान है जहाँ पे हड़प्पा लिपि जो थी उसे पत्थरों में खोदा गया था या बड़ी चीज़ों में लिखा गया था, नहीं तो छोटी छोटी सिक्के आदि में ही लिखा जाता था। इन अभिलेखों की संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, यह अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर छोटी वस्तुओं पे, मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो ये अनोखा क्यों हो गया? क्योंकि जो हड़प्पा के लेख थे, हड़प्पा की लिपि जो लिखी जाती थी वो छोटी वस्तुओं पे लिखी जाती थी, जैसे कि मुहरें हो गई, लेकिन इस पर लकड़ी में जड़ा गया था और बड़े बड़े पत्थरों में खुदा पाया गया था, इसलिए ये अनोखा माना जाता है। आगे देखते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था कहाँ थी? तो उत्कृष्ट जल निकासी की व्यवस्था हड़प्पा में ही थी। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, लोथल नगर, गुजरात में ही
धौलावीरा तो देख लिए, अब लोथल देख लेते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कि एक उपनदी कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो कीमती पत्थर और कच्चे माल कहाँ आसानी से मिल जाते थे? लोथल में, और ये साबरमती के किनारे बसा था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ध्यान रखिएगा, पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या होती थी कि जो गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप बन जाती थी। तो इससे क्या होता था कि मोहरबंदी की गई है, मतलब कि चीज़ों को छुआ नहीं गया है। और अगर गीली मिट्टी से दबाने से जो उसका चित्र बना था, वो चित्र अगर टूटा हुआ होता था तो समझ लिया जाता था कि चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है या चीज़ों को खोला गया है। तो मोहरबंदी उस समय ऐसे होती थी। और मोहरबंदी भी कहाँ मिली है? लोथल मिली है। मुद्रांकन और मोहरे भी भंडार गृह में मिले हैं। ये देखिए लोथल का चित्र दिया गया है। मुद्रांकन और मोहरबंदी चलिए देख लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या सैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। तो डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए मुहरों का यूज होता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। तो थैले को बंद करने के बाद क्या होता था? गीली मिट्टी पोत दी जाती थी और उन पर किसी एक निशान से मुहर लगा दी जाती थी। और मुहर को ही छाप को क्या कहा जाता था? मुहरबंदी कहा जाता था। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और अगर ये छाप जो है वो टूट जाती थी तो इसका मतलब कि सामान को चेक किया गया है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ किस लिए होता है। तो आज भी मुहरों का प्रयोग इसी काम के लिए होता है, लेकिन आधुनिकता के साथ होता है। जैसे देखिए ये मुहर का एक उदाहरण है। तो मान लीजिए ये एक निशान बना दिया गया है। अब ये अगर ऐसा ही रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से ऐसे ही क्रैक हो जाता है तो इसका मतलब इसके साथ सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट शायद होगा या सेकंड लास्ट, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे, और मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़क पर ही झुग्गी नगर घर बनने लगे थे। ध्यान रखिएगा, देख लिए कितनी चीज़ें होने लगी थी साथ साथ। ऐसा क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ होगा। मतलब कुछ जगह किसी सूखा के कारण हो सकता है, कुछ जगह अत्यधिक चारागाह के कारण, कुछ जगह ईंधन नष्ट हो गया, और कुछ जगह बाढ़ आने के कारण होता है। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी अंत कैसे हुआ। क्योंकि मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों में तो पता है कि बाढ़ के कारण अंत हुआ है, लेकिन सर्वसम्मत के बारे में क्या माना जाता है कि बाढ़ के ही कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। लेकिन ये हर जगह नहीं है। किसी नगर में सूखे के कारण हुआ है, तो किसी नगर में बाढ़ के कारण, किसी नगर में पॉल्यूशन या प्रदूषण के कारण हुआ है, तो किसी नगर में ईंधन की समाप्ति के कारण हुआ है, और किसी अन्य नगर में चारागाह के अत्यधिक के कारण हुआ है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियाँ जाकर बस गए थे। तो निम्न चीज़ें हुई थी। अब आज का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। पहली तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले ही शुरू हुई थी। बहुत बार पूछा गया है, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले शुरू हुई थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले, और सिंधु घाटी सभ्यता का भी आरंभ लगभग 4700 साल पहले। दोनों एक ही बात है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी, और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। ध्यान रखिएगा, अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे ही क्लास 6 हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी वैसे इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।